जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मिशन राजगीर बैच के अंतर्गत बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 के प्रश्न को देखने वाले हैं। साथियों, यदि आप इस सेट में 65 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो समझिए रिजल्ट कन्फर्म है, क्योंकि ये जो सेट तैयार किया गया है पूर्ण रूप से परीक्षा के सीरीज को देखते हुए तैयार किया गया है। काफ़ी साथियों ने इस सेट को या इस सीरीज को स्नेह दिया है, तो आपको भी ये सेट पूरा कवर करना चाहिए। सेट 1 से सेट 4 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल करा दिया गया है, आप उसे भी जा कर के देखिए और ख़ुद को ट्राई कीजिए। इसका टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कराए जाते हैं। टेस्ट के बाद PDF भी अवेलेबल करा दिए जाते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से भी लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम इस PDF को सेट कर लेते हैं और थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश किए थे। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं की व्याख्या की गई है? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली पॉइंट है, यहाँ पर पूछा गया है ना, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की व्याख्या किस में है? तो सेवाओं की व्याख्या पूछेगा तो भाग 14 में है, और वहीं बोलेगा संघ और राज्य के मध्य संबंध, इसकी चर्चा किस भाग में है? तो इसका हो जाएगा भाग 11 में। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग याद रख लेंगे। प्रश्न संख्या 4 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये देखते हैं। देखिए, एक्स किरण है, पराबैंगनी किरण है, गामा किरण है, लेकिन अल्फा किरण ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 में प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब में अमृतसर नगर को गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किए गए थे। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 7 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो ये तुगलक राजवंश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाए थे, आप इसे याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 9 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 9 है, थोड़ा सा इसको हम जो है सही कर लेते हैं। चलिए अब सही है। तो प्रश्न संख्या 9 में है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्दू भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, संगीत नाटक अकादमी 1953 बढ़िया है, और ललित कला एकेडमी 1954 ये भी सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि इसमें से जो है सभी सुमेलित हैं। ठीक है, गलत कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार कर लीजिए। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिए इसमें इथोपिया, सोमालिया, जिबूती आएंगे, लेकिन बरमूडा जो है इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएंगे। अब प्रश्न संख्या हम लोग 13 के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए जो है लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया था? यहाँ पे जल संसाधन
परिषद पूछा हुआ है तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है 1983 में किया गया था। ठीक है, याद रखें। और आपसे पूछेगा यदि राष्ट्रीय जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था, तो ये 1974 में आया था, इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है? तो इसमें हो जाएगा महान्यायवादी। क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का अगर आर्टिकल पूछ ले तो इसका हो जाएगा 76 में, और महाधिवक्ता जो कि राज्य में होते हैं इसका पूछ ले तो 165, इसे याद रख लीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीट की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया था? तो ये जो है 84वां संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किए गए थे, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो नया राज्य यदि आप सृजन करना चाहते तो इसके लिए जो है ना साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्या हो जाएगा? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहे जाते हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी जो है B.R. मेहता को कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी में है, B.R. मेहता। और B.R. बलवंत राय मेहता जिसको बोलते हैं, ये जो है पंचायत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा पूछा है, फ्रांस की देन है, इसे याद रखेंगे। ओडिशा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाए गए थे। आप लोग को देव प्रथम और अगर सेकंड देता है तो कन्फ्यूजन होता है, तो आप याद रखिए ना, सूर्य कितने हैं? सूर्य एक ही है ना, और ये देव का रूप है। किसका रूप है? ये देव का रूप है, देवता का रूप है। तो इसे याद रखिएगा, सूर्य देव, और सूर्य कितने हैं? तो एक हैं, तो प्रथम। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में गैर मुसलमान से लिए जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? तो ये जजिया था, ये गैर मुसलमान से लिए जाने वाला कर था। और कब? तो सल्तनत काल में। आगे है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख राजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? तो यह हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। राजबेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिरनार अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ये रुद्रदामन से संबंधित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान बुद्ध को यदि पूछेगा तो 6 वर्ष के बाद, और वहीं महावीर स्वामी को पूछेगा तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। ठीक है, याद रखेंगे। और 29 वर्ष की अवस्था में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? तो बुद्ध को। और महावीर को 35 वर्ष की अवस्था में, ये भी याद रखेंगे। आगे है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, याद रख लीजिएगा। और 1 अगस्त 1920 को ही बीजी तिलक की भी मृत्यु हुई थी। किसकी? बीजी तिलक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मिट्टी बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र से प्रारंभ हुए थे, आप इसको याद रखिएगा। आगे है, गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1937 में हुआ था। और ये कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिए गए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट कोयले में। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से यदि चलेगी तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, धौलाधार एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये लघु हिमालय के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये आइसलैंड द्वीप को जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई हाई में ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पर तेल उत्पादन की शुरुआत है तो 1974 में, याद रख लीजिएगा। और ONGC की स्थापना कब हुई थी? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। आगे है, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ये हो जाएगा बलुई मिट्टी में। क्या हो जाएगा? बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो बढ़िया प्रश्न है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुआ था, याद रखेंगे। आगे है, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो KM मुंशी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जो है स्टार लगा लीजिए। GST परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्री। और GST जो पूछेगा ये किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वां संशोधन अधिनियम। 12वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में पंचायत का चुनाव कराया जाता है? तो पंचायत का चुनाव याद रखिए, हम बहुत बार आपको याद भी करवाएं, तो याद कैसे करना? चुनाव के कराएगा, चुनाव के कराएगा। तो 243 का के, और ई में जो पंचायत का कार्यकाल होता है ई में हो जाएगा, और डी में क्या हो जाएगा? दबे कुचले लोगों के लिए आरक्षण। ठीक है, सी से हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, पंचायत की संरचना। याद रख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा चुनाव का ऑप्शन नंबर डी। आगे है, भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो M.N. रॉय। किसने रखा था? M.N. रॉय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो ये हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 10 चिन्हों वाला शिलालेख जो है ये बनावली से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनावली से, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा जहांगीर का। किसका हो जाएगा? जहांगीर का। आगे देखते हैं प्रश्न को, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न है, खजुराह मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो देखिए, खजुराह का मंदिर का संबंध जैन धर्म और हिंदू धर्म, ये दोनों से है। बी तथा सी आंसर हो जाएगा। वहीं एलोरा पूछेगा तो ये किससे है? तो ये हो जाएगा बौद्ध से, हिंदू से और जैन से, तीनों से, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? तो भारत की कानूनी मुद्रा किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। इसी के समय में बंगाल का भी विभाजन हुआ था, याद रखेंगे। और वहीं पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लीटन। और रद्द किसने किया था?
तो रिपन, याद रख लीजिएगा। आगे है आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं, यहाँ पे धातुएं होना चाहिए, धातुएं हैं, तो इसमें जो होगा S और F ये दोनों ब्लॉक के तत्व जो होते हैं सभी धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है दबाव बढ़ाने से बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दबाव बढ़ाने से बर्फ का गलनांक जो है ये घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। आगे है शिवालिका का विस्तार है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, शिवालिका का विस्तार है तो ये पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य, क्या हो जाएगा, पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य जो है शिवालिका का विस्तार है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 52 के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, इसको वैट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी वैट का फुल फॉर्म पूछता है तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, तो मूल्य संवर्धित कर ये जो है शुरुआत 2005 में किया गया था, और कहाँ से, तो हरियाणा से, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन मफलर का संबंध है, बढ़िया प्रश्न है, स्टार कीजिए। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई बब्बर शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, भूलिएगा मत। भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी, तो भारत में नई वन नीति जो है 1988 में लागू किए गए थे। कब, 1988 में। दोस्त ये पर्यावरण का प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इससे रिलेटेड हम एक वीडियो वो मात्र 7 मिनट का है अपलोड किए हुए हैं, आप जा करके उसको देखिए, ज़रूर आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ाएगा वो वीडियो। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था, ये 41वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये भी बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं। यह भारत की देन है, सही है। यह 1962 ईस्वी से जारी हुआ था, यह भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, तीनों सही है, तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, इनमें से सभी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो प्रोटेम स्पीकर को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, याद रखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो पहला है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है, सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, ये भी सही है। चौथा है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, ये गलत है। 76 ना होकर के क्या हो जाएगा, ये अनुच्छेद 72 के तहत, जिसको क्षमादान बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो प्रथम जो है एला सापेल की संधि के तहत हुए थे। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पांडिचेरी, और तीसरा क्या हो जाएगा, पेरिस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में हुआ था, आंग्ल बर्मा युद्ध पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं, याद रख लीजिएगा। ये हो जाएगा लॉर्ड एम हर्स्ट, क्या हो जाएगा, लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था, तो 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स, याद रखिएगा। आगे है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था, तो एडोल्फ हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने, याद रखिएगा। आगे है, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले इसको, हाँ
अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन की जांच करना है। पहला है भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, ठीक है, बढ़िया आंसर है। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग आए थे। आगे है भारत को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, ये भी सही है। शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग चलेंगे, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 66 के प्रश्न को अब देखते हैं। प्रश्न है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं। तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, तो क्रिप्टोफाइट्स। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइट्स। और पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। तो देखिए पादप, ये जो पाचक हार्मोन पूछा हुआ है जो कि छोटी आंत में स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा है सिक्रेटिन, तीसरा है मोटिलिन, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। इसको थोड़ा आप लोग अपने से अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो देखिए कांच का लाल रंग जो होता है ये क्यूप्रस लवण की वजह से होता है। किसकी वजह से, क्यूप्रस लवण की वजह से होता है। और क्यूप्रिक लवण पूछेगा, इससे कौन सा रंग आता है, तो इससे कांच में नीला रंग आता है। हम यहाँ नोट पॉइंट में दे दिए हैं, ठीक है। कांच का नीला रंग क्यूप्रिक लवण से, और लाल रंग पूछेगा तो क्यूप्रस लवण से, याद रखिएगा। आगे है आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस का समूह कहा जाता है। तो ये सी, ऑप्शन सी, समूह 18 को। किसको, समूह 18 को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो सिल्वेनाइट ये गोल्ड का अयस्क है। और प्रकाश के किरण को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। देखिए विचलन सर्वाधिक होता है बैंगनी का, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। और विचलन कम किसका होता है, लाल का, इसलिए इसका जो है तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, यह भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठे एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी, तो यात्री के हाथ में आएगी, क्योंकि नियत वेग से गतिशील है वो ट्रेन, ठीक है। आगे देखिए, प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है। तो रीढ़ रज्जु, रीढ़ रज्जु, प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन रीढ़ रज्जु करते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बरीद ए मुमालिक का संबंध किस विभाग से था। तो ये गुप्तचर विभाग से। आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुप्तचर विभाग से। आगे है फ्रांसीसियों ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब की थी। सूरत में प्रथम फैक्ट्री, तो ये 1668 में। कब, 1668 में। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पावना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो पावना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय और शंभूपाल, ये दोनों के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था। तो मोहम्मद अली को। किसको, मोहम्मद अली को। और असहयोग आंदोलन हम पहले ही बोल चुके हैं, ये 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कितने पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त, मतलब कितने पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त हुई थी। तो आंसर हो जाएगा सी, 5 पंचवर्षीय योजना में जो है लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त हुई। आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये जो पंचवर्षीय योजना है भारत ये किस देश से ग्रहण किया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे है मेज नदी किसकी सहायक नदी है। ये चंबल की है, चंबल की है, ठीक है। आगे देखते हैं अब करंट अफेयर के प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके रिजल्ट में। हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल डे NRLM को अपनाने की घोषणा किसने की है। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। क्या हो जाएगा,
इथोपिया। हाल ही में भारत में 91वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? 91वां ग्रैंड मास्टर पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल वीएस, ये 91वां हो जाएंगे। और वहीं आपसे ऑप्शन नंबर डी में दिव्या देशमुख पूछ रहा है, इसका क्रम याद रख लीजिएगा, 88वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 88वां ग्रैंड मास्टर सीधा पूछ सकता है कौन बने हैं, तो दिव्या देशमुख। और वहीं अगर 89वां की बात करें तो 89वां हो जाएगा आपका एस रोहित कृष्णन, और 90वां की बात करें तो इलम पार्थी AR हो जाएंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया गया, इसे याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 84 के प्रश्न को देखते हैं, इससे प्रश्न जरूर आएगा, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिलेगा? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की बात है तो जोएल फिलिप और पीटर को, ऑप्शन बी जोएल फिलिप और पीटर को। देखिए ऑप्शन ए में है ब्रुनको रम्सडेल और सकागुची, इसको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। और क्लार्क दोबरेट और मार्टिनिस, इसको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। और कितागावा रॉबसन उमरयागी जो है इसको केमिस्ट्री के रसायन के क्षेत्र में मिला था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला AI संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार कर लीजिए। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा कार्तिक आर्यन को। किसको? कार्तिक आर्यन को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया। तो सुनामी जागरूकता दिवस 2025 5 नवंबर को मनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। किसने? तो दबंग दिल्ली ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल की रजाला हाशमी ने USA के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो ये वर्जीनिया का। किसका? वर्जीनिया का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और 90 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा की गई? ये नवीनतम प्रश्न है। तो अभी जो है बोत्सवाना से 8 चीते लाने की घोषणा की गई है। सबसे पहले नामीबिया से चीते लाए गए थे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से, और अभी वर्तमान में बोत्सवाना से चीते लाने की बात की जा रही है। आगे है, हाल ही में QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थान में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये IIT दिल्ली को। किसे? IIT दिल्ली को। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई है। इसका जन्म कहाँ हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश में हुए थे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनता है, एक तो इसका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, और पूछेगा ISS स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला, याद रखेंगे। आगे है, UVS ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। आगे है 94 नंबर का प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की है? तो क्या हो जाएगा? हॉकी। आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की थी? ये तो सभी को याद है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि 7 नवंबर 2025 को इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब? तो 7 नवंबर 2025 को, ये याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मसाकी काशीवारा को सम्मानित किया गया है। किसको?
तो मासाकी काशिवारा को। यहाँ पर देखिए मारिया कोरिनो मचाडू, इसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और लाजस्लो क्राजोस्नो हरकोई, इसको साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, ये भी याद रख लीजिएगा। जोएल फिलिप पीटर अभी हम लोग देखे थे, इकोनॉमिक्स का इसको नोबेल प्राप्त है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि एबीएल पुरस्कार का संबंध किससे है, तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र से, गणित के क्षेत्र से। आगे है भारत का पहला राज्य कौन है जिसने स्व-वेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ये जो है इसके तहत 12 दिन का एक वर्ष में छुट्टी देंगे। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, 12 दिन का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने मिनटमैन थर्ड परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका। आगे है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा प्रकृति विश्व धरोहर स्थल में अच्छा रैंक प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय उद्यान कौन बन गया है, यह हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। आपको बताना है कंचनजंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लास्ट प्रश्न है भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो 44वां पूछा गया है, तो 44वां हो जाएगा मराठा सैन्य परिदृश्य को, मराठा सैन्य परिदृश्य को। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि जो जिंजी का किला है ये किस राज्य में है, जिंजी का किला, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और 43वां पूछेगा, तो 43वां कौन था, तो अहोम राजवंश दफनानिक प्रणाली जो चराइदेव मोइदम को कहा जाता है, ये 43वां था। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। आपका कितना स्कोर आया है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप नए हैं अभी तक तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, और इसका पीडीएफ टेस्ट के बाद ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। आप उस पीडीएफ से खुद इस प्रश्न को रिवीजन कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में ये सभी बुक चलाए जाते हैं स्पेशल बिहार दरोगा के लिए, जिसमें कि एडुटेरिया 7500 प्लस है, घटना चक्र है, क्राउन है, साइंस लूसेंट है, एडुटेरिया, एसपीडी, साथ में नेक्स्ट एग्जाम और उत्कर्ष परिवार के करंट अफेयर चलाए जाते हैं, लूसेंट समान ज्ञान, और स्पेशल ये सभी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञान बिंदु, प्लेटफॉर्म, ड्रीम डोज, एडुटेरिया, स्पेशल दरोगा के लिए सभी कवर कराए जाते हैं। धन्यवाद।